हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस 11th एनसीईआरटी चैप्टर 13th। आप सभी का फेवरेट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है C4 पाथवे। इससे पहले फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर उस एटीपी और NADPH को हम यूज करके डार्क रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, हम मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है अल्टीमेटली उसका काम ही यही है, या फिर फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या समझा जाता है कि सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और H2O मतलब वाटर, ठीक है, इनकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सनलाइट को हमने ट्रैप किया, मतलब प्लांट्स ने, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप किया। लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP का फॉर्मेशन हुआ। फिर डार्क रिएक्शंस में C3 साइकिल या इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इस साइकिल की हेल्प से, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से हमने या प्लांट्स ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? तो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, C3 साइकिल अच्छे से हो गई, तो फिर C4 साइकिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे C4 साइकिल का। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि C4 की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अगर आपको C3 साइकिल समझ में आई है या C3 साइकिल के वीडियो आपने देखे हैं, तभी ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको C4 साइकिल समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल की लिंक दी हुई है, आप प्लीज पहले वो देखें, उसके बाद आप C4 साइकिल देखें, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि लाइट रिएक्शन में ATP NADPH का फॉर्मेशन हो गया। उस ATP और NADPH का यूज करके C3 साइकिल के द्वारा या फिर डार्क रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया, मतलब प्लांट्स ने क्या किया, ग्लूकोज बना लिया। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। आप याद रखेंगे एंजाइम कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो एंजाइम है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये दोहरी प्रकृति वाला, ड्यूल नेचर वाला होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज भी होता है और ऑक्सीजनेज भी होता है। दोहरी प्रकृति इसकी होती है, डबल नेचर होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्यारा लगता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी क्रिया करता है या रिएक्शन करता है या बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन हम ये बात देख चुके हैं कंसंट्रेशन के बेस पे। ठीक है, क्या होता है, देखो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर CO2 ज्यादा है तो किससे, ऑक्सीजन से, तो क्लियर है कि ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर CO2 इक्वल है ऑक्सीजन के तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि CO2 की कंसंट्रेशन कम है पत्तियों में या लीव्स में और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब ये एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, CO2 का साथ छोड़ देगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी बात पे आगे C4 साइकिल डिपेंड करती है। तो क्या होता है, देखो ये आपकी मीजोफिल सेल है ब्राउन कलर की, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो जब लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का काम क्या होता है, CO2 को बाहर से अंदर लेके आना। ये CO2 कौन सी है, ये CO2 एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली CO2 है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये CO2 जो अंदर आ रही है, प्लांट्स में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती। उस CO2 का तो यूज करते हैं, ये रेस्पिरेशन से CO2 निकल रही है उसका तो यूज ये करेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर से भी कुछ CO2 ये अंदर लेके आते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी, वहां से ऑक्सीजन निकलता है, इस ऑक्सीजन को बाहर स्टोमेटा के थ्रू निकाला जाता है। ये क्लियर है C3 साइकिल में। अब C4 साइकिल की बात करते हैं। जब यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उस जगह पे क्या होता है, उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, यहाँ पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये स्टोमेटा जब बंद हो गए,
ठीक है, जब स्टोमेटा बंद हो गए तो बाहर से अंदर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं आ पाएगी। ठीक है, लाइट रिएक्शन से निकलने वाली ऑक्सीजन अब बाहर नहीं जा पाएगी। तो क्या होता है, लीव्स में ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर बढ़ने लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लीव्स में जब बढ़ने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रहा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही तो CO2 की कंसंट्रेशन अंदर कम होने लगेगी। तो इस कंडीशन में हम पहले बात कर चुके हैं, जब भी लीव्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इस कंडीशन में रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, C3 साइकिल में हमने देखा कि रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रुबिस्को एंजाइम RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना जोड़ के वो जोड़ देता है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है क्यों जोड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ? क्योंकि लीव्स में अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो इस टाइम पे RUBP को जहां पे जुड़ना था C3 साइकिल में CO2 के साथ, बट इसकी कंसंट्रेशन कम होने के कारण ये जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे रुबिस्को धोखा देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी कमी है तो मैं ऑक्सीजन के साथ RUBP को जोड़ दूंगा। क्लियर है? तो इसके क्या होता है, हमने देखा C3 साइकिल में जब RUBP CO2 के साथ जुड़ता है तो हमको 2 मॉलिक्यूल PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले क्या मिलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलते हैं जब CO2 के साथ जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है RUBP तो हमको मिलता है 1 मॉलिक्यूल PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल मिलता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इस कंडीशन को ही बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लगती है और CO2 निकलती है। तो इसी कारण से इसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन, जो कि बिल्कुल एक वेस्ट, बकवास, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, वेस्ट प्रोसेस है। कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान और नुकसान और नुकसान कर रही है। ठीक है, ये ऐसी औलाद है घर की, बोल सकते हो, जो सिर्फ नुकसान कर रही है। चलो सीरियस नहीं लेना इस चीज को। यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं कि ऑक्सीजन आ रही है, जुड़ रही है इसके साथ, RUBP के साथ। यहाँ पे हमको मिलना था 2 मॉलिक्यूल PGA, बट अभी मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल PGA और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। आगे कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके जो प्रोसेस में बीच बीच में, या कौन से एंजाइम लग रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछता कभी भी नीट में। बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना इन चीजों के ऊपर, बस आपको याद रखना है ये बनता है। और इसके बाद CO2 बाहर निकाल दी जाती है। एक तो CO2 की पहले से कमी है लीफ में, ठीक है, और ऊपर से यहाँ CO2 बाहर निकाल रहे हैं, है ना। हम इस प्रोसेस से CO2 बाहर निकालते रहे जिसकी हमको जरूरत है। एक चीज ये नुकसान हो रही है, दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि CO2 निकल रहा है, पहला ग्लूकोज नहीं बन रहा, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान ये हो रहा है कि एक ATP भी यूज कर रही है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, एक ATP यूज हो रहा है और ADP में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया जा रहा है और हमको अल्टीमेटली ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा। तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान का काम है फोटो रेस्पिरेशन, कोई फायदा नहीं है इस चीज से। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस में ये याद रखने हैं सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। CPM या चम्मच पे मिठाई, जो भी याद रखना चाहो आप याद रखो, लेकिन इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद परऑक्सीसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? क्यों की जाती है फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे की आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रोसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे थे अभी तक। ठीक है, C3 साइकिल क्यों असरदार नहीं है, या C3 साइकिल कैसे फेल हो सकती है, और हमको C4 साइकिल की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आज ये वीडियो है। फटाफट एक रिकॉल देते हैं कि C4 पाथवे किसने दिया। C4 पाथवे दिया
हैच एंड स्लैक ने। साइंटिस्ट का नाम है हैच एंड स्लैक, इसीलिए C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज OAA। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना देखें, C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है OAA, जो कि 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ट्रॉपिकल ग्रासेस में ये पाया जाता है। C4 पाथवे जनरली मोनोकॉट स्पीसीज जैसे कि सोरगम, एवेना, बाजरा, सेज, बरमुडा ग्रासेस, शुगरकेन। आपके एनसीईआरटी में शुगरकेन, मेज और सोरगम, ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से ये 3 एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कुछ डाइकोट स्पीसीज हैं जिनमें C4 पाथवे देखा जाता है। एमेरेंथिस, चीनोपोडियम, यूफोर्बिया स्पीसीज और एट्रिप्लेक्स रोजिया। याद नहीं रखना चाहते तो कुछ एमेरेंथिस, चीनोपोडियम, यूफोर्बिया, ये जनरली नाम सुने हुए हैं, फिर भी ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल सोरगम, शुगरकेन और मेज आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मोनोकॉट स्पीसीज में C4 होता है, कुछ ऐसे मोनोकॉट्स भी हैं जैसे कि गेहूं और ज्वार, इनमें नहीं पाया जाता C4 पाथवे। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, ऐसे प्लांट्स जो अडेप्टेशन होता है जिनमें ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने के लिए हैव द C4 पाथवे, उनमें C4 पाथवे होती है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वहां पे लाइट और टेम्परेचर हाई होता है तो स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं। सारी प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, इनकी पत्तियों पे एक स्पेशल टाइप की एनाटमी पाई जाती है पत्तियों के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रैंज एनाटमी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्रैंज एनाटमी क्या है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखने कि ऐसी एनाटमी पाई जाती है, ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्रांच कहते हैं। क्रांच का मतलब होता है माला के जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। PPDK, ये नाम याद रखना, कभी नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है पूछ ले। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, PPDK, ये एक एंजाइम है जो लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम ऑफ C4 में ये पाया जाता है, जो लो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। हाई टेम्परेचर पे ये काम करता है और लो टेम्परेचर होता है तब ये फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाता। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, लाइट की इंटेंसिटी जब हाई होती है तभी ये रिस्पॉन्स करते हैं या फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर सकते हैं। दे लैक ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। आप याद रखेंगे कि C3 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, C3, जिसमें अगर टेम्परेचर हाई हो तो उनके प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि 2 चीजें अच्छे से आप देख सकते हैं, उनमें PPDK एंजाइम पाया जाता है और क्रैंच एनाटमी पाई जाती है। रीजन है इसके कारण इनकी लीव्स में या इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स आर ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। C4 प्लांट्स में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। डायमॉर्फिक का मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड ग्रेनल। आपको याद रखना है, इनमें 2 सेल्स हमको मिलती हैं, एक होती है मेसोफिल जनरली या सिंपल, सेकेंड सेल है आपकी बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो जो मेसोफिल सेल होती है उनमें स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट हैं और ग्रेनल है, मतलब ग्रेना उनमें प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल आर लार्ज इन साइज एंड ए ग्रेनल। बंडल शीथ सेल की क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं पाया जाता। इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत सिंपल सा रीजन है और इससे अच्छे क्वेश्चन बनने की उम्मीद की जा सकती है। तो आपको याद रखना है, डायमॉर्फिक टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। 2 डायमॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हो। मेसोफिल सेल में ग्रेनल होते हैं। मेसोफिल सेल में ऐसे क्लोरोप्लास्ट है जिनमें ग्रेना प्रेजेंट है, और बंडल शीथ सेल में ऐसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जिसमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब ग्रेना नहीं होगा उसमें। ग्रेना नहीं होगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये है क्लोरोप्लास्ट, और ग्रेना कब बनता है? जब थाइलेकोइड ऐसे ऐसे होते हैं तभी ग्रेना बनता है। लेकिन बंडल शीथ सेल में जो आपके थाइलेकोइड है ना, वो अलग अलग ऐसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग रहते हैं, तो इसको बोल सकते हैं एक ग्रेनल। थाइलेकोइड तो होंगे लेकिन वो एक पिलर के जैसे स्ट्रक्चर या ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं करते।
क्लियर है? सेल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो इनमें क्या होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, यह है आपकी मेसोफिल सेल और ये है आपकी बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है किसके द्वारा? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की खोज किसने की थी, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये थोड़ी सी प्रोसेस, ठीक है, अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा है C4 पाथवे का कि क्यों किया जाता है C4 पाथवे। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल SRB साइंस को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, वहां पे दिए गए क्वेश्चंस सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।